नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तीनों केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली से सटी सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा आज की जा सकती है। बुधवार को आए सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल सभी संगठनों ने सहमति जता दी है। कुंडली बॉर्डर पर हुए मोर्चे की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सरकार के प्रस्ताव का आधिकारिक पत्र मिलने के बाद आज दोपहर करीब 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की वापसी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं सरकार से प्रस्ताव मिलने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाएंगे। कल क्या उम्मीद? वो सरकार की तरफ से पर्चे नहीं है, वो व्यक्तिगत किसी के पर्चे हैं। हरियाणा सरकार सभी केस वापस लेने पर हो रही है, सब लेंगे, पूरे देश से केस वापस। तो कल उम्मीद जताई जा रही है कि आंदोलन में कल सफलता। अरे भाई, उम्मीद तो ये मीडिया वाले पिछले 15 दिन से जता रहे हैं। अब हम कुछ बताऊंगा। आज क्या देखो, आज ये है कि कोई जो संशोधन हुए हैं वो यहाँ के लोगों ने मान लिए। कुछ एक आज ऐतराज था, वो बता दिया। कल तक उम्मीद। तो चलिए सुनवाते हैं आपको राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है। बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर सबसे बड़ा जो चेहरा है वो राकेश टिकैत है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद जो घटना हुई थी, आंदोलन को सबसे पहले आपने मजबूती दी थी, क्योंकि आंदोलन बैक हो चुका था। अब किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ बातें खुलकर आई हैं। देखो, एसकेएम के सारा ही एसकेएम चेहरा है इसका। किसी का कोई रोल है, किसी का कोई रोल है, सबके चेहरे हैं और सबका रोल इस एसकेएम में है। कोई एक आदमी, एक स्टेट, एक जत्थेबंदी इस आंदोलन को नहीं चला सकती थी। यह आंदोलन 500 किलोमीटर में तो फिजिकल रूप से फैला हुआ है। कर्नाटक में आंदोलन होते हैं तो वहां के लोग रहते हैं। ये एक विचारधारा। तो चलिए आपको सीधे लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर अर्कल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरु सेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार,
लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल 161 डॉक्टर हिना गावित। सर, क्वेश्चन नंबर 161। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न ये है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना में तापी और नर्मदा है। मैं नंदुरबार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हूं, जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर में भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार नर्मदा और तापी को जोड़ने वाली परियोजना में नंदुरबार जिले में कोई बांध या टनल बनाने की योजना कर रही है, जिससे कि नंदुरबार, जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहां सिंचाई और पेयजल की समस्या का एक निवारण हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के ऐसे बेसिस जहां पानी बहुतायत में उपलब्ध है, सरप्लस है, वहां से डेफिसिट बेसिस में पानी ट्रांसफर करना, ऐसी महत्वपूर्ण योजना जिससे देश का लॉन्ग टर्म पानी की अवेलेबिलिटी को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। माननीय अटल जी के समय से इस पर विचार हुआ था। दुर्भाग्य से बीच के कालखंड में उस पर जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम नहीं हो पाया। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मैं सदन को आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं और देश को अवगत कराना चाहता हूं एक शुभ समाचार के साथ में। तो लोकसभा से आप सुन रहे थे यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर खुन्नूर में ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हुआ, उसे लेकर राजनाथ सिंह बोलते हुए नजर आए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जिस तरह से किसानों का संगठन आज एक अहम बैठक कर रहा है और इस अहम बैठक के बाद ही यहाँ तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर ये आंदोलन आगे जारी रहेगा या फिर इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। सिंधु बॉर्डर पर आ सकती है आज खुशखबरी। 12 बजे किसान संगठन की आज एसकेएम की बैठक होनी है। काफी अहम बैठक है ये। सरकार की ओर से सकारात्मक संदेश मिलने के बाद गुरुवार दोपहर 12 बजे किसान संगठन की अहम बैठक हो रही है। इस मीटिंग पर सबकी नजरें हैं। इससे ये साफ हो जाएगा कि करीब 1 साल से चल रहा जो किसान आंदोलन है वो समाप्त होगा या किसान अन्य मांगों को लेकर इसे आगे जारी रखेंगे। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद भी किसान संगठन दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। आज 12 बजे किसान संगठनों की ये बैठक होगी जिसमें आंदोलन को खत्म करने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। कृषि कानून वापसी के बाद किसानों की अन्य मांगों पर केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसे किसान संगठनों ने मान लिया है। तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि किसानों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग मानने के लिए सरकार तैयार हो गई है। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक है। इससे पहले एसकेएम की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार की तरफ से संशोधित मसौदा प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की गई थी। अब सरकार के दिए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा में आम सहमति भी बन गई है। तो कुछ ही देर में यानी आप मानिए 12 बजे ये बैठक शुरू होगी। बेहद अहम बैठक है ये। साफ हो जाएगा इस बैठक में कि 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा या किसान अपनी अन्य मांगों को लेकर इसे आगे भी जारी रखेंगे। किसान तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं। इसके साथ ही किसान संगठन अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन को लेकर किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर
चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आज का ये दिन कितना अहम है। लाजपत हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं, लाजपत से बातचीत कर लेते हैं। लाजपत, कुछ ही देर में एक बड़ी अहम बैठक यहां पर एसकेएम की ओर से होने वाली है। काफी अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि आज इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। आज इस बैठक के बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि आंदोलन खत्म होगा या फिर नहीं होगा। आज जो बैठक है वो काफी अहम है, बैठक है और ऐतिहासिक बैठक है, काफी बड़ी बैठक है क्योंकि आंदोलन का सबसे बड़ी बैठक आज की बैठक होगी और इस आंदोलन को आज कहीं ना कहीं समेटा जा सकता है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा होगा और लगातार काफी लंबी बैठक रहेगी क्योंकि 40 लोग हैं, सभी अपनी अपनी बात रखेंगे और काफी लंबे दौर तक बैठक जारी रहेगी। जी लाजपत, सरकार की ओर से जो संशोधित प्रस्ताव दिया गया है उस पर यहाँ पर किसान संगठनों की ओर से यहाँ सहमति बन गई है, किसान संगठनों ने उसे मान लिया है, तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि आज खुशखबरी आ सकती है यहाँ पर संधू बॉर्डर से। जी बिल्कुल, देखिए जो सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उस पर कुछ बिंदु जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोले जाएंगे और इसमें सभी की सहमति जता दी गई है और आज आंदोलन को समाप्त कर सकते हैं। जी सबसे खास बात तो लाजपत इसमें यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा था कि जो भी तमाम राज्यों में किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस सरकार को लेना होगा। इस बात पर भी सरकार यहाँ पर पूरी तरह से अपनी सहमति जता चुकी है कि जो भी केसेस हैं, जो भी मुकदमे किसानों के ऊपर हुए हैं वो जल्द से जल्द वापस ले लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये सरकार की तरफ से तो जरूर कहा गया है, लेकिन कानून की जो प्रक्रियाएं हैं वो थोड़ा सा समय ले सकती हैं, लेकिन जो बड़े मामले हैं जैसे उन पर जरूर विचार हो सकता है। बाकी जो छोटे मोटे मामले हैं जो कि हरियाणा के बहुत ज्यादा जो मामले दर्ज हुए हैं उनको जरूर हरियाणा सरकार या अन्य राज्य सरकार सभी तरीके के जो आंदोलन में जो मामले दर्ज हुए थे उनको जरूर वापसी की सहमति जताई गई है, इसीलिए कहीं ना कहीं आंदोलन को आज समेटा जा सकता है। जी एमएसपी पर किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी तक इस पर किसी तरह से कोई यहाँ सहमति नहीं बन पाई है, इस पर क्या कुछ कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, जो एमएसपी की मांग, जो मुख्य मांग थी उस पर भी सरकार ने कुछ न कुछ जरूर इनको जो बताया होगा, इसी बात पर सहमति जती है क्योंकि एमएसपी की मांग थी या मुकदमों की मांग थी या शहीदों के दर्जे की बात थी, अनेक तरह के जो बिंदु थे उन पर जो है देश के प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी गई थी उस पर कहीं ना कहीं जो सहमति जती होगी और देश के प्रधानमंत्री ने ही कहीं ना कहीं जो चिट्ठी जो ड्राफ्ट आया है उस पर जो बिंदु लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की तरफ से लगाए गए होंगे। जी चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का जो दिन है वो बेहद अहम दिन है क्योंकि आज 12 बजे जो ये किसान संगठन की जो बैठक होने वाली है एसकेएम की, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सरकार का प्रस्ताव यहाँ किसानों को मिला, उसके बाद किसानों के बीच इसे लेकर सहमति यहाँ पर बन गई है क्योंकि तमाम यहाँ पर राज्य सरकारों ने भी ये कहा है कि वो इस पर विचार करेगी कि जो भी मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी खबर देंगे। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। हाकिम साहब सलाम वालेकुम, जहूर भाई बोल जनाब। जहूर भाई स्वागत आपका। वालेकुम। मतलब मैं यूँ कह रहा था, आपका किसी ने शुक्रिया बोला, बहुत बहुत शुक्रिया बोला, उसने बोली यार बहुत बहुत शुक्रिया कहना। वो बच्ची के क्या, मैंने आपसे पहले नुस्खा पूछा था ना 1.5 महीने पहले, उसके पेशाब में नलकी डल रही थी और पेशाब में मतलब जलन थी और पेशाब बार बार आता था, कमजोर थी, तो उसको मैंने आपको नुस्खा बताया था, कत्था वगैरह जो दिया उसको मतलब बहुत आराम है। क्या गोलियां दवाई बंद होगी उसके, अब तो ये अपनी ले रही खाली बस, उसको बहुत आराम है। उसने आपको सलाम बोला, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है कि सर मतलब अपन जो पीपले बोलते हैं ना, मतलब पीपला मून अपन अगर मांगते हैं तो वो जैसे पीपला मून को जल टाइप देता है पीली पीली, और अगर पीपल मांगते हैं तो मतलब अपन को क्या वो काली काली सी देता है। तो जैसे अपन ने मतलब अलग फर्क है सर, मतलब इसमें मतलब कहने का मतलब ये है तो पीपला मून और पीपले में फर्क बताया मतलब सबों ने। जो अगर किसी को बता तो पीपला मून मतलब थोड़ा दिक्कत होती है इसमें बोलने, मतलब मांगने में दूसरा टीप दे देता है। ठीक है। और देखिए बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी, उस बच्चे के नल की पड़ी हुई थी, भगवान ने फायदा दे दिया।
और देखिए, मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ अगर वो असली मिलेगा तो फायदा मुमकिन है। अच्छा, ये देखिए पीपला मूल आप समझ ले कैसा होता है। शहतूत तो आप जानते होंगे, शहतूत जैसा होता है ना, ताज़ा शहतूत ऐसा होता है, शहतूत की तरह लंबा 1.25 इंच का। और सूखा हुआ शहतूत समझ लीजिए, वो बिल्कुल सख्त होता है। और किसी को भी देखना हो पीपला मूल कैसा होता है तो मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब पर देखा करें। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेजेपी के तीसरे स्थापना दिवस के मौके पर जन सरोकार रैली को लेकर झज्जर के गांव यहां दादरी तोय में मंच तैयार हो गया है। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई दिनों की मेहनत के बाद जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाली जन सरोकार रैली के लिए मंच को विशेष तौर पर तैयार किया है। रैली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी के मंत्री, पार्टी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, विधायक, कार्यकर्ता पार्टी के स्थापना दिवस मनाने के लिए झज्जर के गांव दादरी तोय में शिरकत करेंगे। वहीं रैली को लेकर प्रशासन की ओर से भी खास तैयारियां की गई हैं। बता दें कि जेजेपी के सभी छोटे बड़े नेता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से पसीना बहा रहे थे। रैली को संबोधित यहां पर करते हुए पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां पर इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये रैली इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के हलके और गढ़ में ये दूसरी बड़ी रैली होगी। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं इस रैली को लेकर। सुमित, जिस तरीके से इस बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, इस रैली को लेकर किस तरीके की तैयारियां यहां पर देखी गई हैं? देखिए कंचन, आज जो है जेजेपी की तीसरा स्थापना दिवस झज्जर के गांव दादरी तोय में मनाया जा रहा है। जन सरोकार रैली जो है इसका नाम दिया गया है। और आपको बता दें कि जेजेपी के प्रधान महासचिव है वो कई दिनों से झज्जर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। बहादुरगढ़ की अलग और बादली की अलग, बेरी की अलग, झज्जर की अलग। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है इस रैली को सफल बनाने के लिए। और इन्होंने लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरे हरियाणा की जो है ये रैली होगी। और इन्होंने जो भी हरा और पीला जो है, जो इन्होंने पंडाल लगाया हुआ है वो हरे और पीले रंग से जो है शेड बना रखी है। और कम से कम 7 से 10 एकड़ के करीब 10 एकड़ के करीब में जो है इन्होंने पंडाल लगाया हुआ है। और जो कार्यकर्ता जो बैठेंगे उनके लिए चेयर नहीं है, कुर्सी नहीं लगवा रखी, जो जमीन पर ही बैठेंगे और उनके लिए दरी बिछा रखी है ताकि जो है भीड़ ज्यादा दिखे। तो इसके लिए जो है जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय चौटाला जी, वो भी यहाँ पर झज्जर में पहुंचे थे। उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पूरे हरियाणा भर में जो है कार्यकर्ताओं से भी ये मिले, उन्होंने झज्जर के लिए आने के लिए जो न्योता दिया हुआ है। फिलहाल जो है आपको बता दें कि झज्जर में अन्य मंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे इस रैली में और लोगों को संबोधित करेंगे। और कार्यकर्ता जो है बहुत भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो है जेजेपी के कार्यकर्ता भी लोगों को घर घर जाकर न्योता दे रहे हैं रैली के। आज जो है रैली 9 दिसंबर को जो है यहाँ पर दादरी तोय के गांव में होने जा रही है। और करीब जो है 1 बजे के करीब जो है यहाँ दिग्गज नेता, उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो वो पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि जेजेपी के अन्य मंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और इस दौरान जो है प्रशासनिक अधिकारी का अमला भी जो है वहां पर मौजूद रहेगा जो भी। और आपको बता दें कि जो रैली होने जा रही है इसमें आपको बता दें कि ये जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, इनके गढ़ में
ये दूसरी रैली की जा रही है। इससे पहले बिल्कुल सुमित, अगर देखा जाए तो इसीलिए भी सुमित अगर देखा जाए तो इसीलिए भी इस पूरी रैली को इतनी बड़ी माना जा रहा है। इस पूरी रैली पे पूरी जी जान इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के गढ़ में ये तीसरी बड़ी रैली होगी। इसके साथ ही एक और यहाँ पर सवाल है, जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा लगातार लोगों के लिए बढ़ रहा है, हम जनता से ये अपील तो कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, लेकिन क्या इस तरीके की रैली कर बड़े बड़े यहाँ पर रैलियों को करके लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके भीड़ इकट्ठा करके क्या हम ओमिक्रॉन को यहाँ पर दस्तक नहीं दे रहे हैं? देखिए कंचन, साफ तौर पर जो रैली हो रही है और जो सिटिंग प्लान जो इन्होंने बैठने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए जगह बनाई है वो नीचे ही जमीन पर दरी बिछा रखी है। और जो दरी पर जो कार्यकर्ता जो आने वाले लोग हैं जो पूरे हरियाणा भर से आएंगे तो उनके लिए भी एक घातक बीमारी होगी। अब देखते ही है कि रैली में क्या इन्होंने मास्क और 2 गज दूरी का बंदोबस्त किया हुआ है या नहीं किया हुआ, क्योंकि सरकार ने ही पहले ही आदेश जारी कर दिए थे। जरूरी है कि ऐसी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ख्याल तो कम से कम रखा जाए, क्योंकि एक तरफ लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो दस्तक दे चुका है, अब आप इसे बिल्कुल भी दावत ना दे, आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लेकिन इस तरीके की रैली से कहीं ना कहीं खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है और यहाँ पर लोगों के लिए ज्यादा खतरा खुद बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े मंत्री ही बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बेहद आपका शुक्रिया। तो इस रैली को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों के बैठने की जो व्यवस्था यहां पर की गई वो संवाददाता ने हमें बताया कि कुर्सियां नहीं लगी हैं, बल्कि लोगों को नीचे ही बैठना पड़ेगा और यहां बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना गाइडलाइन का कोई भी ख्याल यहां पर नहीं रखा गया है। तो 50 एकड़ में ये पूरा पंडाल लगाया गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं इस रैली को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि रैली काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के गढ़ में ये दूसरी बड़ी रैली है। जेजेपी का तीसरा स्थापना दिवस है ये, और साथ ही आपको बता दें कि स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर कुर्सियों का इंतजाम नहीं किया गया है, बल्कि जितनी भी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी वो जमीन पर बैठकर इस रैली का संबोधन सुनेगी। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। रोहतक पीजीआई के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद कर दिया है। रोहतक पीजीआई के 450 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हालांकि फेडरेशन ऑफ यहां रेजिडेंटल डॉक्टर्स एसोसिएशन और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच अब तक की बातचीत के बाद भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। बता दें कि यह हड़ताल अब दिन प्रतिदिन विशाल रूप लेती जा रही है। वहीं अपनी मांगे पूरी न होने तक डॉक्टर्स पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन इस हड़ताल से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो आम जनता को हो रहा है। यहां आने वाले रोजाना 6 से 7 हजार मरीज डॉक्टर की हड़ताल की वजह से काफी प्रभावित हो रहे हैं। ये तो हम चाह रहे हैं कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी इस मैटर को टेकअप करे और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन, एक कंक्रीट सॉल्यूशन दे, ताकि हम जो काम है उसमें लौट सके। तो अभी क्या डिसीजन हुआ है कोई किसी प्रकार? अभी यही है कि जैसा फोर्डा का आह्वान है, फोर्डा के आह्वान पे हमने सभी तरह की जो सेवाएं हैं वो उनसे अपने आप के रेजिडेंट्स को निकाल लिया। तो क्या आज फोर्डा की कोई मीटिंग भी होने वाली है? हाँ, आज 6 बजे उनकी मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मीटिंग नहीं है, इंटरनल आरडीए से मीटिंग है कि आगे इस एक्शन को मतलब जो कैसे इसको टेकअप करना है। तो इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। राजू राज से बातचीत कर लेते हैं। राजू, जिस तरीके से यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टरों की चौथे दिन भी हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर राजू किसी को हो रहा है तो वो आम जनता को हो रहा है। 6 से 7 हजार के संख्या में यहाँ पर हर दिन मरीज पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें बिना इलाज के ही लौटना पड़ रहा है, क्योंकि इमरजेंसी सेवाओं को तक बंद कर दिया है डॉक्टर्स ने। ये बिल्कुल जिस तरीके से बात की जाए तो रोहतक पीजीआई की हरियाणा की एकमात्र पीजीआई है जो रोहतक में स्थित है, और वहां पर जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। आज हड़ताल का जो है चौथा दिन है और ऐसे में डॉक्टर्स ने
फैसला लिया था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती जब तक ये हड़ताल अनिश्चितकालीन ही रहेगी। देर शाम को आरडीए की इनके साथ मीटिंग थी और मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि इमरजेंसी सेवाएं ये जनहित में खोल रहे हैं, लेकिन ओपीडी और वार्ड सेवाएं उन्होंने प्रॉपर तरीके से बंद कर दी है। साफ तौर पर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती ये हड़ताल अनिश्चितकालीन ही रहेगी, लेकिन मरीजों को हित में ध्यान रखते हुए इमरजेंसी सेवाएं जो है वो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ये एक राहत की खबर है। जी बिल्कुल राजेश साहब, जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इन डॉक्टर्स साफ तौर पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अभी तक कोई भी उनसे बातचीत के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा है। अगर इसी तरीके से ये रवैया डॉक्टर्स का रहा और इसी तरीके से उनसे बातचीत नहीं की गई तो नुकसान तो आम जनता को उठाना पड़ेगा इसका। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें, हरियाणा की एकमात्र पीजीआई रोहतक में स्थित है और यहाँ की ओपीडी में लगभग 6 से 7 हजार मरीज जो है अपना इलाज करवाने के लिए प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और अन्य जो वार्ड के मरीज हैं वो अलग हैं। तो कुल मिलाकर 15,000 के आसपास जो है मरीज यहाँ पर हर रोज इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं और ऐसे में अगर लंबी हड़ताल डॉक्टर्स की चलती है तो ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं मरीजों का साफ तौर पर कहना है कि उनको निजी हॉस्पिटलों की तरफ रुख करना पड़ रहा है, जहां पर उनकी मोटी रकम से उनको अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। बिल्कुल, जहां उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ राजू आपका जुड़ने के लिए। तो 11 बजे की यहाँ पर खबरों में हमने 3 बड़ी खबरों पर चर्चा की। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।